प्रदेश में 7 चरणों में 403 सीटों और उत्तराखंड की 70 सीटों पर जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसकी तस्वीर 10 मार्च को सबके सामने होगी। लेकिन इसकी एक झलक महा एग्जिट पोल में दिखाई दी है। और अगर सर्वे पर भरोसा करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन भी पिछली बार की तुलना में अच्छा दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में 4 सर्वे रिपोर्ट ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस की सरकार बन रही है और 2 सर्वे रिपोर्ट ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि भाजपा को एक बार फिर से मौका मिल सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या जनता का मूड वही है जो सर्वे रिपोर्ट में दिख रहा है? वैसे अब तक की सर्वे रिपोर्ट को जनता का फैसला खारिज करता आया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है या फिर जनता किसी और को मौका देने का फैसला सुना चुकी है? इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हम बात करेंगे, नेताओं के दावों पर सवाल उठाएंगे कि बताइए जनाब, कहां चूक रह गए इस बार? अगर यही फैसले रिजल्ट में बदल गए तो वो लोग क्या करेंगे जो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, और वो लोग क्या करेंगे जो फिर से वापस आने की बात कह रहे हैं? थोड़ा और इंतजार, कौन करेगा राज? 6 चरणों के जो रुझान हैं वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को अपना प्राप्त करेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। टारगेट था 400 का, उसके लिए मेहनत हुई है, तो कम से कम 300 सीटें तो गठबंधन जीतने जा रहा है। बुलडोजर की हुंकार या साइकिल की दौड़ इस बार? अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। जब टारगेट इतना बड़ा था तो उसकी तैयारी उसी हिसाब से की। मुझे खुशी है कि जहां जहां समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, उस गठबंधन के सहयोगी दलों को समर्थन मिला। महा एग्जिट पोल में विजय, यूपी यूके में किसकी जय? एग्जिट पोल आए हैं और अधिकांश एग्जिट पोलों ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, जो नंबर आए हैं, वो नंबर कम है और जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, ये काफ़ी ज़्यादा संख्या होगी और हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। इसको लेकर मैं आश्वस्त हूँ। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं मैं उन पर नहीं जाऊंगा, मैं केवल उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो उनका काम है। लेकिन जनता अपना काम कर चुकी है और जनता ने स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के पक्ष में फैसला लिया। यूपी की लड़ाई कौन करेगा सत्ता की अगुवाई? अलग अलग राजनीतिक दलों को जोर आजमाइश करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन मिर्जापुर एनडीए गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जाएगी, उत्तर प्रदेश के अंदर सेक्युलर सरकार बनेगी। न्यूज़ 18 का खास शो देखिए महाबहस। और चर्चा के लिए सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता प्रसपा हमारे साथ, रत्नेश कुमार जी हैं निषाद पार्टी से, संजय चौधरी जी भाजपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर रमेश खान बसपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिन रावत जी प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ हैं, और साथ ही जुड़ चुके हैं सतीश महाना जी, उद्योग मंत्री हैं यूपी सरकार में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश महाना जी, पहला सवाल आपसे यही, एग्जिट पोल के जो रुझान सामने आए हैं, कल से तमाम टीवी चैनल्स और न्यूज 18 भी उनको दिखा रहा है, लेकिन आज अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज बयान वो ये दे देते हैं कि ईवीएम की चोरी हो रही है और इसीलिए एग्जिट पोल के माध्यम से ये माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी जीत रही है ताकि किसी को शक ना हो ईवीएम चोरी हो जाए। अब बताइए, खारिज कर सकते हैं बतौर विपक्षी दल, वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन पूरे के पूरे लोकतंत्र, पूरे के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करने के लिए मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सब कुछ पेड बता रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि जानबूझकर एग्जिट पोल के माध्यम से माहौल बनाया जा रहा है कि भाजपा जीत रही है ताकि ईवीएम जो चोरी हो उस पर किसी को शक ना हो। देखिए, जिस समय ओपिनियन पोल आ रहे थे इलेक्शन से पहले, उस समय कहीं 1-आधा% इनको मीडिया वाले बढ़ता हुआ दिखा रहे थे, तो ये कह रहे थे कि ये सब सही है। उस समय इनको अच्छी लग रही थी कि पहले जिस समय ओपिनियन पोल में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चैनल्स में, जिसमें आप स्वयं हैं, आपने ये दिखाया कि ये ओपिनियन पोल है। फिर उसके बाद जिस समय थोड़े दिनों बाद दोबारा ओपिनियन पोल दिखाया तो आपने कहा कि इसमें से इनको कुछ बढ़त होती हुई दिखाई पड़ी। तब तो इनको बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। ये मीडिया को भी अपने अनुसार अच्छा और ख़राब कहने की इनकी आदत है, और ईवीएम के ऊपर आरोप लगाना तो इनके पुरानी वो है
कि जिस समय ईवीएम के ऊपर ये आरोप आज से नहीं लगा रहे, इस समय पिछली बार चुनाव हुए थे जिस समय ये जीत जाते हैं तो उस समय सारे के सारे ईवीएम सही हो जाते हैं, और जब ये हार जाते हैं तो इस ईवीएम के ऊपर दोष बढ़ते हैं। ये जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ये इनके फ्रस्ट्रेशन का परिणाम है। इनको लग रहा है कि अब ये दोबारा सत्ता में कभी भी नहीं आएंगे। उसके कारण वो कहते हैं ना कि पेचबंदी एक शब्द होता है, तो पेचबंदी कर रहे हैं कि आगे बताने के लिए कि हम इसलिए हार गए, इसलिए हार गए, इसलिए हार गए। तो आज की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई थी, निराशा से भरी हुई थी, इस विश्वास के साथ नहीं थी जिस प्रकार से ये बातचीत करते थे। इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आ रही है, और जो एग्जिट पोल्स के आए हैं सभी चैनल्स से दिखाए हैं, तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो हम पहले शुरू से कह रहे थे कि हमारे को 300 प्लस सीटें मिलेगी, तो कुछ एग्जिट पोल्स ने इसको भी दिखाया। हमें विश्वास है कि 300 प्लस सीटें फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में बनेगी। बिल्कुल, आप बड़ा दावा ये कर रहे हैं, और एग्जिट पोल जाहिर सी बात है कि उसके जो रुझान है उससे बीजेपी काफी उत्साहित भी है। लेकिन आज बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपों की झड़ी लगा देते हैं, और आरोप भी छोटे मोटे नहीं। एक तरफ तो मीडिया को पेड़ कहना और ये कहना कि एग्जिट पोल पर पैसा खर्च किया गया है, जानबूझकर भाजपा का माहौल बनाया जा रहा है ताकि चोरी का शक ना हो। इतना ही नहीं, उन्होंने इस तरह के भी सर आरोप लगाए हैं कि वोटिंग स्लो कर दी जाए। एसीएस होम उसके लिए जिलाधिकारियों को फोन कर रहे हैं, डीएम के साथ सीएम ऑफिस संपर्क में है। ऐसे भी बड़े बड़े आरोप इस मौके पर लगाना, हमने तो पहले आज से चुनाव में कभी ऐसा नहीं सुना। ईवीएम की गड़बड़ी का मुद्दा विपक्ष जरूर उठाता रहा है, उस पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन सीधे तौर पर यह कहना कि खुद एसीएस होम जो है वो डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि वोटिंग स्लो कर दो, मैनेज कर लो। वो कैसे मैनेज हो सकता है, पता नहीं उनके ध्यान में कुछ होगा, क्योंकि इनको गड़बड़ी करने की आदत है कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं खराब काम करने के लिए, शायद इनको पता होगा। मेरी समझ में तो जो ईवीएम है उसको किसी भी प्रकार का कोई छेड़ नहीं सकता है। वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस तैनात होंगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो चुनाव के समय में चुनाव आयोग के अंडर में काम करता है वो किसी की भी नहीं सुनता। यहाँ पर पूरे प्रदेश के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे अफसर आए हैं कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो भारतीय जनता पार्टी आज रूलिंग पार्टी है, उनके लोगों ने भी अगर आचार संहिता को उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ भी मुकदमे लिखाए हैं। तो ये तो निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की होती है, और उस नाते से जिला प्रशासन उसको मानता है। ईवीएम की काउंटिंग स्लो कर देने से उसमें कुछ बदल जाएगा, ये तो मेरे को लगता है कि शायद उनके पास कुछ ऐसी डिवाइस हो कि अगर स्लो कर देंगे एक मशीन के बाद अगर दूसरी मशीन अगर 10 की जगह 15 मिनट में आएगी तो उसमें कुछ परिणाम बदल जाएंगे। तो इनको हो सकता हो, क्योंकि चुनाव का जो पहला चरण था वो 10 फरवरी को शुरू हुआ था, और 10 मार्च को रिजल्ट आने 1 महीने के बाद आने हैं। तो ये ईवीएम को कैसे स्लो कर देंगे और कैसे स्लो करने के बाद उसके परिणाम बदल जाएंगे, तो ये स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाता है कि ये फ्रस्ट्रेशन है। कैसे परिणाम अगर स्लो भी कर देंगे, मैं कि पहली बात तो इस बात को कोई कह नहीं सकता। और जिस समय वहाँ पर वोटिंग की काउंटिंग होनी है, सारे राजनीतिक दलों के वहाँ पर प्रतिनिधि होते हैं, वहाँ पर जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं। स्लो कर देंगे तो कैसे कर देंगे, तो बिना बिल्कुल इस तरह के जो बयान है ऐसे मौकों पर दिए जाने में, आप देखिए मीडिया जो कि चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसको कटघरे में खड़ा करना, इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करना, पूरे लोकतंत्र पर सवाल उठाना, ये अपने आप में कई तरह के प्रश्न खड़े करता है कि एक विपक्षी जिम्मेदार पार्टी के अध्यक्ष इस तरह की बात कह रहे हैं। इतना ही नहीं, वो कुछ इंसिडेंट भी कोट कर रहे हैं ईवीएम्स को लेकर कि बरेली में कचरे की गाड़ी में ईवीएम पकड़ी जा रही हैं। अपने सभी प्रत्याशियों से वो अपील कर रहे हैं कि कैमरों के साथ मौजूद रहो। क्या इतना बड़ा खतरा है क्या कि भाई कैमरों के साथ आप मौजूद रहिए, कोई आने ना पाए, कोई जाने ना पाए? हर कोई जो है वो इनके खिलाफ खड़ा है, हर कोई इनके खिलाफ काम कर रहा है, चाहे वो मीडिया है, इलेक्शन कमीशन है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, सब इनके अगेंस्ट हैं। तो ये इनको इस बात के लिए स्वविवेचना करनी चाहिए ना कि इनको ये बात कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है। हमारे यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि कानपुर में 20 फरवरी को चुनाव हुए थे, 20 फरवरी को लेकर अब 10 मार्च आने वाली है, लगभग 18-19 दिन हो जाते हैं। तो 18-19 दिन में तो इनके जो भी पार्टी के नेता हैं वही सिर्फ उसकी निगरानी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति वहाँ पर देखने भी नहीं गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे को सिस्टम के ऊपर विश्वास है, हर चीज़ फुल प्रूफ है, कैमरे लगे हुए हैं और वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, तो सब लोग डिप्लॉयड हैं। लेकिन इनके लोग फिर भी वहाँ पर हैं, इनके लोग वहाँ पर पहले दिन से मशीन के साथ साथ वहाँ गए और तब से वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो सिस्टम के ऊपर कैसे विश्वास होगा? उस आदमी को जिसको अपने ऊपर विश्वास होगा वही सिस्टम के ऊपर विश्वास कर सकता है। और इनको अपने ऊपर विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि ये समझ गए हैं कि जनता इनके साथ नहीं है। जनता ने इनके विगत 5 साल पहले जो 2017 से पहले की सरकार थी उस सरकार को बहुत नज़दीक से देखा है। असुरक्षा का वातावरण रहता था, हर प्रकार की
कठिनाइयां होती थी, मैं उसके ऊपर विस्तार में चर्चा करूंगा तो अपने डिबेट उधर मुड़ जाएगी, लेकिन इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो सिस्टम के ऊपर क्या विश्वास होगा। चलिए सतीश जी, जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि आपका आकलन क्या कह रहा है। आपके अपने भी इंटरनल सर्वेज होंगे, आप कोई डेटा सामने रखना चाहते हैं। वैसे तो जितने भी एग्जिट पोल हैं वो भाजपा की सरकार बनवा रहे हैं और सपा ये कह रही है कि 2 दिन का इंतजार और ये आंकड़ा जो है वो उलट जाएगा, लेकिन इस बीच आप कोई फिगर कोट करना चाहेंगे, आपका क्या आकलन है? नहीं, हमारे को 2 दिन के इंतजार ये कर रहे हैं। हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि हम 2 तिहाई बहुमत से सरकार बनाएंगे। मेरे से जब भी आपने विशेष रूप से न्यूज़ 18 ने जब भी बातचीत करी तो हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम 300 से कम सीटें नहीं आएंगे। और अभी एग्जिट पोल के एक सर्वे वालों ने इस बात को दिखाया भी है कि 297 सीट्स आएंगी। आपने 240 को लगभग दिखाई हैं, 297 उन्होंने दिखाया। तो मुझे विश्वास है कि 300 से ज्यादा सीटें फिर हम पाकर 2 तिहाई बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार ठीक है, 300 से ज्यादा सीटों का आकलन आप अब भी लगातार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ बातचीत के लिए, चर्चा के लिए सतीश महाना जी। तो आप यूपी सरकार में उद्योग मंत्री सतीश महाना जी को सुन रहे थे, जिन्होंने ना सिर्फ सपा के इस तरह के दावों को उनका फ्रस्ट्रेशन बताया, साथ ही ये भी कहा कि भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है। लेकिन किस तरह के बयान आज सपा की तरफ से दिए गए ईवीएम को लेकर, आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, किस तरह के सवाल उठाए, अखिलेश यादव का बयान आपको सुनाते हैं। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं, 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें, अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? तो अखिलेश यादव की पूरी बात हमने आपको सुनवाई कि किस तरह वो वोट की चोरी का आरोप लगा रहे हैं, अंदेशा जता रहे हैं और अपने सभी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों से अपील कर रहे हैं कि वो ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो वोट चोरी हो जाए, कैमरों के साथ मुस्तैद रहें। लेकिन लखनऊ से एक बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा है, इसी पर उनसे चर्चा करेंगे। दीपक मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता प्रसपा के, रत्नेश निषाद जी हमारे साथ हैं निषाद पार्टी से, संजय चौधरी जी भाजपा से हमारे साथ हैं, एमएच खान जी बसपा से और सचिन रावत जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। तो अखिलेश यादव ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं उसको बीजेपी फ्रस्ट्रेशन बता रही है कि हार रहे हैं, ये हार का फ्रस्ट्रेशन है। इसीलिए दीपक मिश्रा जी सवाल आपसे यही कि प्रसपा, जो कि अब तो आप साथी हैं सपा और प्रसपा, तो क्या ये फ्रस्ट्रेशन है? भाजपा कह रही है कि इस तरह के आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव लगा रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं मीडिया पर, इलेक्शन कमीशन पर, सेंट्रल फोर्सेस पर। अब देखिए सतीश महाना जी का यह बयान कि अखिलेश जी फ्रस्ट्रेशन में है, तो एक सूक्ति है कि जिसकी जैसी भावना होती है वैसी उसे सारा दृश्य दिखता है। तो सरकार उनकी जा रही है तो जाहिर सी बात है जिस तरह का द्वंद्व होगा, मानसिक द्वंद्व होगा, तनाव होगा, तो उनका होगा। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार की वापसी है की बात है, तो उत्तर प्रदेश में और उसके बाद पूरे देश में ध्यान से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक अमंद बयार बह रही है, गैर भाजपावाद मूर्त रूप ले रहा है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा कर्ज में आकंठ डुबो दिया इनकी आर्थिक कुप्रबंधन ने। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से चुनाव लड़ी है जैसे ये लग रहा था कि ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यह कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए लांछित करने वाला है। नहीं, क्या खेल? मैं चाहूंगी आप जरा उसको स्पष्ट करके बताएं कि क्या लांछित खेल चल रहा था, क्या लांछन आप लोग अब लगा रहे हैं, थोड़ा खोल करके बताएं। आप भी वही बात कह रहे हैं जो आज अखिलेश यादव ने कही। अब देखिए, आज हैं कल नहीं होंगे, ये साजिशों के कमल नहीं होंगे।
स्पष्ट रूप से आपको बता दे आज। हाँ, पहले तो एग्जिट पोल पे बात कर ली जाए माने, और बिल्कुल मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन ये जो बड़ा आरोप आपने लगाया है ना कि आज हम हैं कल नहीं होंगे, साजिशों के कमल नहीं होंगे। संजय चौधरी जी भी भाजपा से हमारे साथ हैं, संजय चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। संजय चौधरी जी, कहा जा रहा है कि आज हम हैं कल नहीं होंगे, साजिशों के कमल नहीं होंगे, वोट की चोरी हो रही है, ईवीएम पर नजर रखिए, कैमरों की निगरानी में सब कुछ रखिए, प्रत्याशियों से कहा जा रहा है। तो लांछित तरीके से आपने चुनाव लड़ा, ये सपा की तरफ से अब बड़ा आरोप। देखिए, सपा की तरफ से आरोप नहीं है, प्रसपा की तरफ से आरोप है। तो वो कह रहे हैं कि आज ये जनता का कहे को अब अलग अलग करके क्यों देखा जाए? मतलब है तो इसका मतलब है कि कल वो नहीं होंगे, ये उसको स्वीकार कर रहे हैं। रही बात अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव जी हमेशा से देश की संस्थाओं पर, देश की जो ऐसी संस्थाएं हैं उन पर इस प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं। वो उनकी मनोवृत्ति है। आप देखिए, जब वैक्सीन आया तो वैक्सीन पर उन्होंने आरोप लगाए, देश में जब खाते खुल रहे थे तो वो उस पर आरोप लगा रहे थे। इस लखनऊ के अंदर जब आतंकवादी पकड़े जा रहे थे तो वो कहते थे कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव जी को अगर पुलिस पर भरोसा नहीं है, ईवीएम पर भरोसा नहीं है, उनको सुरक्षा बलों पर भरोसा नहीं है, उनको अपने पिता पर भरोसा नहीं है, चाचा पर भरोसा नहीं है, अपनी बहू पर भरोसा नहीं है, तो जिनको स्वाभाविक लोगों पर भरोसा नहीं, अपने लोगों को भरोसा नहीं, देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं, तो मुझे लगता है कि ये उनकी मनोवृत्ति है और हमेशा से ऐसी रही है। मुझे लगता है कि जो जनता ने निर्णय दे दिया है लोकतंत्र में वही सर्वोच्च है और उसके निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, बस 2 ही दिन रह गए हैं और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी एग्जिट पोल के माध्यम से जो रुझान मिल रहे हैं उसी पर ये तीखी बयानबाजी हो रही है। एमएच खान साहब भी बसपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे रिएक्शन लेते हैं। एमएच खान साहब, बसपा का क्या रिएक्शन है? बहुत गंभीर आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, पूरे लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सभी इंस्टीट्यूशन, सभी एजेंसियों को एक तरफ रख के सब कुछ पेड बता रहे हैं और कह रहे हैं वोटों की चोरी हो रही है, शक ना हो इसीलिए माहौल बनाया जा रहा है एग्जिट पोल्स के माध्यम से। नहीं, ये एग्जिट पोल चलाता कौन है? इसको पैसा कौन देता है? ये पैसा कहां से आता है इनके पास? क्या करना मीडिया की एजेंसीज करती हैं, नहीं, एजेंसीज करती हैं, चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है ये। पैसा कहां से आता है? अरे प्रक्रिया का हिस्सा पैसा बताइए कहां से आता है इनके पास? आप अगर वकील बन रही हैं तो बताइए पैसा कहां से आता है इनके पास? मैं वकील नहीं बन रही हूँ। किसी भी चुनावी प्रक्रिया का मीडिया जिस तरह ऑपरेट करता है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह ऑपरेट करता है, वो अपने खर्चे पर कराता है, वो अपने खर्चे पर कराता है। अब आप मुझसे पूरा बिजनेस मॉडल पूछेंगे कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कैसे पैसे कमाता है, तो डिबेट उस पर नहीं है ना। आप ये बताइए कि आज जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठाए गए उस पर आपका क्या सोचना है? उस पर बसपा का क्या स्टैंड है? आप इस पर जवाब दीजिए ना। मीडिया का बिजनेस मॉडल बाद में समझ लीजिएगा। और अगर आपको एग्जिट पोल पर सवाल उठाना है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं, आप उठाइए, लेकिन पहले जो सवाल पूछा उस पर तो जवाब दीजिए। अगर मेरी बात को नहीं सुनना है तो मैं आप उठ जाता हूं। कहिए आप बात, लेकिन आप तो मीडिया का बिजनेस मॉडल पूछने लग गए। नहीं, कल आप देखिए, मीडिया पर सवाल मैंने उठाया? मीडिया सवाल तो नहीं उठाया मैंने। आप अपने आप को अगर एग्जिट पोल समझ रही है तो आप है दोषी। मैं तो मीडिया पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मीडिया अपना विज्ञापन लेता है, मीडिया अपना सब कुछ करता है, इनके पास कहां से पैसा आ रहा है, सवाल यह है मेरा। ये क्यों एग्जिट पोल करते हैं? इनको क्या हमदर्दी है? क्या इनको एक बात बताइए, एग्जिट पोल तो दशकों से हो रहा है। बसपा की सरकार बनी तब भी एग्जिट पोल आते थे, सपा की सरकार बनी तब भी एग्जिट पोल आते थे, लेकिन तब क्या किसी जिस पार्टी की सरकार नहीं बनी, क्या उसने कभी यह सवाल उठाया था कि वोटों की चोरी हो रही है, ईवीएम की चोरी हो रही है, ये सब कुछ पेड है? आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं? मैं बिल्कुल बोलने दूंगी सर आपको, बात कहिए अपनी पूरी। आप क्रॉस कोर्ट आप बोलने दीजिए या तो नहीं तो मैं उठ जाऊंगा, तब तक जान लीजिए आप। नहीं, बात पूरी कीजिए आप अपनी। मीडिया पर सवाल आप इस तरह मत खड़े कीजिए कि आप सीधे सीधे मीडिया को दोषी बनाने लगते हैं। अरे आप झूठ बोल रही हैं, आप एंकर होकर झूठ बोल रहे हैं। मैंने मीडिया मैं क्या झूठ बोल रही हूँ सर? फिर आपको लगेगा कि आप बात नहीं रख पा रहे हैं, आप मुझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप मीडिया पर सवाल खड़े हैं, आप सीधी बात का जवाब दीजिए ना। मैंने मीडिया दोषी नहीं ठहराया है, आप अपने अल्फाज को वापस लीजिए। मैंने मीडिया को दोषी नहीं ठहराया, मैंने एग्जिट पोल वालों को दोषी ठहराया है और पूछा है क्या एग्जिट पोल करने से डीजल का दाम कम हो जाएगा क्या? एग्जिट पोल करने से महंगाई कम हो जाएगी क्या? एग्जिट पोल करने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा क्या? ये सवाल उठता है। आप जनता को भ्रमित करने के लिए एग्जिट पोल के लेके आती हैं, इसको मैं पूरी तरह से कंडेम और खारिज करता हूं। ठीक है, 10 तारीख को जो ईवीएम से वोट निकलेगा उस पर विश्वास करूंगा, जनता का जो आशीर्वाद होगा उसको मैं मानूंगा।
ठीक है, लेकिन इस तरह के एग्जिट आप पोल को भी मैं नहीं एग्जिट मानता पोल को खारिज कर रहे हैं, ठीक है। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मुजफ्फर खान साहब जुड़ चुके हैं, उनसे रिएक्शन लेते हैं। मुजफ्फर खान साहब, कल तक तो आप लोग पूरे एग्जिट पोल को खारिज कर रहे थे, लेकिन आज तो आपने यही कह दिया कि ये सब कुछ पेड़ है और जानबूझ के भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है ताकि जब ईवीएम्स की चोरी हो, वोटों की चोरी हो तो किसी को शक ना हो। बहुत गंभीर आरोप ना सिर्फ आपने पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लगा दिए बल्कि मीडिया पर भी खड़े कर दिए। देखिए, जो आज मौजूदा हालात हैं उसको पूरा देश देख रहा है। ऐसा चुनाव में पहले कभी नहीं हुआ कि चुनाव के जो जिसके कंधों पे जिम्मेदारी हो, जो चुनाव आयोग है, वो गायब है वहां। आप बताइए, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा अभी कि भाई बरेली के अंदर ईवीएम जो है कूड़े की एमसीडी म्युनिसिपल की गाड़ी के अंदर रखी जा रही थी, उसको पकड़ा गया है। वाराणसी के अंदर एक ट्रक जो है वो पकड़ा गया ईवीएम लेके जाते हुए, दूसरा भाग गया। और चिंता की बात यह है कि आर्म फोर्सेस जो हैं, देश की सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, उनके हवाले होती हैं वो गाड़ियां। सुरक्षाकर्मी नहीं थे वहां। आप बताइए, और आप जो है जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उस कैंडिडेट को बिना बताए आप ईवीएम कहां से कहां लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं? तो इन तमाम बातों से सोनभद्र के अंदर एसडीएम जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर ईवीएम लेकर के जा रहे थे, पकड़े गए वो। ठीक है, तो हमारी बात बेवजह नहीं है। संविधान का जो है, संविधान को बचाने का समय है इस समय वोट जो चोरी करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, ये जो सिलसिलेवार तरीके से आपने इंसिडेंट सामने रखे हैं, मैं संजय चौधरी जी के पास लेकर जाती हूं। भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ है। संजय चौधरी जी, सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बेवजह ये बातें नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा कुछ इंसिडेंट्स कोट किए हैं कि जिससे शक पैदा होता है, अंदेशा है कि क्या ईवीएम्स को पूरी सुरक्षा नहीं दी जा रही, कूड़े की गाड़ियों में ईवीएम मिल रही है, क्यों मिल रही है, बिना प्रत्याशी और सुरक्षा कर्मियों के एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रही है, इस तरह के सवाल सपा की तरफ से। नहीं, समाजवादी पार्टी की हताशा और निराशा का प्रतीक है कि इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं जो देश की पूरी वोटिंग प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। देखिए, ये लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी का जो सहयोगी दल है लोकदल, उसके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो वोटिंग करने भी नहीं जाते हैं, मतदान करने भी नहीं जाते हैं। ये भावना है लोकतंत्र के विरोध की। तो जनता के निर्णय को सुधार्य करने के बजाय जनता के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठा देना, ये समाजवादी पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है जनता के उत्तर से अपने आप को दूर करने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि हताशा और निराशा के कारण समाजवादी पार्टी अपने तर्क को ठीक करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रही है और चुनाव परिणाम बता देगा कि ये जनता के सरोकारों से दूर रहे। क्योंकि ये जनता के सरोकारों से दूर थे, जनता को जब आवश्यकता थी तो जनता के साथ नहीं थे, जनता के लिए खड़ा होना था तो उनके दुख दर्द में शामिल नहीं थे। तो मुझे लगता है कि अपनी हार और खींच को मिटाने के लिए उसी लोकतंत्र की भावना का विरोध कर रहे हैं जिस लोकतंत्र में जनता ही मतदान करके लोकतंत्र को बनाती है। और इनके सहयोगी इस बात की निशानी है कि वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और यही भावना अखिलेश जी में प्रकट हो रही है। ठीक है, मुजफ्फर खान जी कुछ कहना चाहते हैं। अब आरोप आप पर ये कि ये हार की हताशा है, ये फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए आप लोग इस तरह की बात कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के मित्र से, वो बताएं कि जो पंचायती चुनाव हुए थे उसमें क्या आपने वोट चोरी नहीं किया? क्या आपने जो कौरव पांडवों के समय में हुआ और वहां पे एक महिला की साड़ी नहीं खींची गई, किस अधिकारी के खिलाफ आपने कार्रवाई की? देखिए, ये जो है आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। जिसकी साड़ी खींची गई थी वो पूरा का पूरा थाना 24 घंटे में सस्पेंड हो गया था। आप ये याद रखिए। मुझे लगता है कि आपको ध्यान नहीं है कि उस पर क्या कार्रवाई हुई थी। बौखला आप गए हैं, घबरा आप गए हैं, डर के हार की वजह से आप वोट चोरी करेंगे? आप किसी अधिकारी पे आप बताइए। प्रमुख सचिव जो है वो फोन कर करके लखनऊ से आदेश दे रहे हैं डीएम को कि जहां पर अगर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है और तो वहां पे चलिए, ठीक है। मुजफ्फर खान जी, संजय चौधरी जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और रिएक्शन कांग्रेस से हमें लेना होगा। सचिन रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन रावत जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? जो बात आज अखिलेश यादव कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस तरह वोटों की चोरी हो रही है, क्या कहेंगे आप इस बयान पर? देखिए, सबसे पहले आस्था जी, मैं आपको और आपके जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और कांग्रेस पार्टी
लगातार देखा होगा कि आपने योगी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है, उन्होंने जवाब दे दिया प्रसपा के साथी ने, मैं अखिलेश यादव जी की बात का जवाब नहीं देना चाहूंगा। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि एग्जिट पोल की बातें चल रही हैं, खान साहब ने भी बताया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि एग्जिट पोल में जो सैंपलिंग की जाती है, वो सैंपलिंग ऐसे तबके से की जाती है जो तबका वोट नहीं देने जाता है। वोटिंग कितनी हुई ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। वोटिंग हुई यूपी में 60%, लेकिन जो 40% लोग हैं, क्या वही एग्जिट पोल में हैं? अगर वो एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बना रहे हैं तो ठीक है, 2 दिन तक बनाते रहे, लेकिन जो 10 तारीख को परिणाम आने वाले हैं वो आश्चर्यचकित होने वाले हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी रही, उत्तर प्रदेश में महिला अपराध की संख्या बढ़ती हुई गई, उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्या रही, उत्तर प्रदेश बदहाल रहा। ठीक है सचिन जी, ये सारी बातें, ये सारे आरोप आप लोग चुनावी समर में अपने मंचों से लगाते रहे, लेकिन यहाँ मेरा सवाल स्पेसिफिक जो था वो था आज अखिलेश यादव के बयान पर, समाजवादी पार्टी के उस आरोप पर जहां कहा जा रहा है कि ईवीएम चोरी हो रही है और ये सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है, और एग्जिट पोल पेड है, भाजपा के पक्ष में माहौल बना रहे हैं ताकि चोरी का शक ना हो। इस पर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? क्या आप ऐसे बयान का समर्थन करते हैं? क्या कहना चाहते हैं? एग्जिट देखिए, मैं समर्थन अखिलेश यादव जी की बात पे नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जा रही थी, दिल्ली में भी सरकार बनाई जा रही थी, लेकिन क्या हुआ? जिस दिन रिजल्ट निकला ठीक इसके उलट दोनों जगह परिवर्तन हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि एग्जिट पोल जो है वो सर्वमान्य नहीं होगा जब तक 10 तारीख को परिणाम नहीं आ जाएंगे। लेकिन मैं एक और बात आपके चैनल पर गंभीरता पूर्वक कहना चाहूंगा कि डीएम के अधीन ये सारी चीजें होती हैं और बैलेट पेपर सबसे पहले काउंटिंग कराने की जरूरत होगी। सबसे ज्यादा चोरी अगर होती है तो बैलेट पेपर में होती है। मैं कहना चाहूंगा कि जितने प्रत्याशी ये देख रहे हैं, सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग जरूर कराएं। चलिए ठीक है, हमारे साथ रत्नेश कुमार जी भी हैं, निषाद पार्टी के प्रवक्ता, जो कि भाजपा का सहयोगी दल है, और उत्तर प्रदेश में जो एग्जिट पोल हैं वो भाजपा की ही सरकार बनती हुए अपनी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। रत्नेश जी, आज सपा के इस बयान पर सबसे पहले निषाद पार्टी का क्या रुख है? यहाँ एक साजिश की आशंका जताई जा रही है। देखिए, बड़े कमाल की बात है, जब इनकी सरकार आई थी तब इन्होंने इस तरीके की कोई बात नहीं कही। ये साफ साफ हताशा और निराशा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि उनकी सरकार नहीं आ रही है। ये वो पहले मान चुके हैं। आज के कुछ दिन पहले बयान दूसरा था, फिर अब स्टैंड दूसरा है। आपको किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है। दूसरी बात जो कह रहे थे कि लोकतंत्र बचाने की ज़रूरत है, संविधान बचाने की ज़रूरत है। लोकतंत्र आपकी पार्टी में खुद नहीं है और आप लोकतंत्र बचाने निकले हैं। संविधान, आप इकट्ठे संविधान पे कौन सा इतना बड़ा खतरा आ गया, मुझे आप बताइए। आज जो लोग काम कर रहे हैं, आप मीडिया पर आरोप लगाइए, आप कौन जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर आरोप लगाइए, आप सब पर अपने मन से आरोप लगाते रहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है, जबकि आपको आवश्यकता है कि आप मनन करिए, चिंतन करिए और अपनी पार्टी पर काम करिए, आप अपने मुद्दों पर काम करिए। ये जो बातें आपने कही हैं, मुजफ्फर खान साहब के पास मिले जाती हूँ। मुजफ्फर खान जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जब सपा की सरकार बनी थी, एग्जिट पोल तो तब भी आते थे, तब भी क्या आप उनको पेड कहेंगे? सवाल मेरा एमएच खान साहब से भी है, सरकार बसपा की रही तब भी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल आते थे, सरकार बनती हुई दिखाई जाती थी, क्या वो तब भी एजेंसियां पेड थी? पहले मुजफ्फर खान जी, फिर एमएच खान जी, जवाब आपका। मुजफ्फर खान जी, आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप ही बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी जातिवाद और धर्म की बात करती है कि ये फलाना वोट इनके साथ है, ये वोट इनके साथ है, वहां एक वोटर और भी था उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और वो जो वोट बैंक था वो था सरकार से नाराज वोट बैंक। जाट नाराज, किसान नाराज, नौजवान नाराज, लेकिन वो नाराजगी एग्जिट पोल के रुझान में तो नहीं नजर आ रही। एक तरफा सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं सभी एग्जिट पोल, और कोई कोई तो 300 तक सीटें दे रहा है भाजपा को। मेरी आप सुन लीजिए मैडम, कि वो जो तमाम लोग नाराज थे, 7 करोड़ नौजवान उत्तर प्रदेश में भटकता फिरता रहा, वो नाराज। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाई? आपको याद है रेलवे स्टेशन पे जब नौजवान प्रयागराज से निकला था और उसने कहा कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, और 10 मार्च को अखिलेश जी आ रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने वोट दिए हैं। उस वोट का अपमान कर रहा है ये एग्जिट पोल। इसलिए आप लोग क्योंकि अपने दिल पे हाथ रख के काम बात नहीं करते, सबकी जिम्मेदारी बनती है संविधान के प्रति, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो राजनेता हो। आज जो है देश का संविधान खतरे में है। चुनाव अगर इसी तरह से होंगे
अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन जो मौजूदा सरकार का रवैया है, चुनाव आयोग ने एक व्यक्ति को आज तक अभी तक कार्रवाई नहीं की है। जो समाजवादी पार्टी ने जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दी, इन्होंने एक भी नहीं बदला। और उसके अलावा आप देख लीजिए इनका इतिहास उठा करके, ठीक है कि अभी आप अब भी अपने आरोपों पर कायम हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी आगे आए। एमएच खान जी, सवाल आपसे भी वही जो मैंने मुजफ्फर खान जी से दोहराया कि एग्जिट पोल तो पहले भी होते थे, जब आप लोगों की सरकारें बनती थी तब तो ये प्रश्न कहीं से नहीं आया, एजेंसियों पर सवाल नहीं खड़े किए गए कि क्या ये सब पेड़ है? नहीं, आपको याद नहीं होगा, याद दिला दूं मैं आपको। अच्छा। 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो जितने एग्जिट पोल थे सब 40 से 45 और 20 सीट दे रहे थे बहुजन समाज पार्टी को, और पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी थी। तब आप इतिहास निकाल के, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, यही एग्जिट पोल हमको सरकार में नहीं आने दे रहे थे और सरकार हमारी आ गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनता जनार्दन ने जो ईवीएम में वोट दिया है उस पर भरोसा करिए, एग्जिट पोल पे भरोसा करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सपा ने एग्जिट पोल को खारिज किया, बसपा ने एग्जिट पोल को खारिज किया। सवाल अब मैं ले जाना चाहूंगी भाजपा के पास। संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय चौधरी जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से कई मुद्दे सामने रखे गए, नौजवानों का, बेरोजगारों का, लाठीचार्ज का, और ये अब प्रश्न किया जा रहा है कि जहां इतनी असंतुष्टि और नाराजगी थी, सरकार के खिलाफ बड़ी नाराजगी थी, तो कौन सी जादू की छड़ी आपने चला दी जो एग्जिट पोल में रुझान आपकी मेजोरिटी से सरकार बनवा रहे? देखिए, 2017 में भी यही आरोप थे। तब कहा जा रहा था कि नोटबंदी के कारण 2000 लोग लाइन में लग के मर गए, नोटबंदी के कारण उत्तर प्रदेश और देश का गरीब बर्बाद हो गया, गरीब की बर्बादी के कारण उद्योग खत्म हो गए, नोटबंदी से उद्योग खत्म होने से नौकरियां खत्म हो गई, नौकरियां खत्म होने से बेरोजगारी बढ़ गई और बेरोजगारी बढ़ने से महंगाई बढ़ गई। 2017 में यही आरोप हमारे खिलाफ थे जो आज 2022 में किसान आंदोलन के नाम पर हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हम पर यही तो आरोप है कि लाइन में लग के लोग मरे, अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई, किसान नाराज है, बेरोजगारी बढ़ी और इसके कारण महंगाई बढ़ी। यही सारे आरोप थे, लेकिन एक स्टिकर बदल गया। पिछली बार स्टिकर नोटबंदी थी, इस बार उस पर स्टिकर चिपक गया किसान आंदोलन। लेकिन अगर ये मुद्दे उस समय खारिज हुए तो इस समय भी उत्तर प्रदेश की जनता इन मुद्दों को खारिज कर रही है, क्योंकि एक सरकार बताइए जिसने किसानों की ऋण का माफ किया हो, एक सरकार बताइए जिसने के 2 सरकारों के बराबर गन्ना मूल्य का भुगतान किया हो, एक सरकार के ऊपर आरोप बताइए, एक गांव बताइए जिसमें बिजली न पहुंच पाई हो, एक व्यक्ति को बताइए जिसमें जो 2000 का किसान सम्मान राशि मिलती है उसमें 1999 रुपया 99 पैसा आपने वो पूरी फेहरिस्त गिनवा दी, पूरी फेहरिस्त गिनवा दी, जिसके एवज में आप बार-बार ये कह रहे थे। बिल्कुल सर, मेरे पास समय मेरे पास लिमिटेड है, मुझे सभी पैनलिस्ट को मौका देना है। आपका मैसेज, आपकी बात रजिस्टर हो गई है। आपने वही योजनाओं की लिस्ट गिनवाई है जिन लाभार्थियों के भरोसे भाजपा कह रही थी कि वो हमारा वोटर है जो जाति धर्म से ऊपर है। मुजफ्फर खान जी बताइए, आपने कहा कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी, उन्होंने तो योजनाओं की झड़ी लगा दी। मैडम, किसान बहुत खुश हुए होंगे जब 14 महीने दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे और 700 किसानों की जान चली गई। ये भाजपा के साथियों को शर्म नहीं आती कि ये इस दर्जे तक चले जाते हैं। इतने बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है ये, बिल्कुल इनको गैरत नहीं है इस बात की कि तमाम किसान, जिन किसानों को आपने गाड़ी के नीचे रौंद दिया, आप उनका वोट लेने की बात कर रहे हो। आप जिन नौजवानों ने आपको वोट नहीं दिया उनको आप ये एग्जिट पोल दिखा करके चिढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये मैडम, जो आज का सवाल है, वोट चोरी होने जा रहा है, वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ चुका है। अखिलेश जी 10 मार्च को आने जा रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशासन का इस्तेमाल करके और तमाम ईवीएम को इधर से उधर बदल के दूसरी ईवीएम उसके साथ लगा करके और जिस तरह का खेल कर रहे हैं वो नौजवान देख रहा है उत्तर प्रदेश का, और तमाम देश देख रहा है आपकी इन हरकतों को। आपको माफ नहीं किया जाएगा और हम लोग खामोश बैठने वाले लोग नहीं हैं। इसका मतलब है आपने हार स्वीकार कर ली है। ये संविधान के निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने हार स्वीकार कर ली है। ये वही फ्रस्ट्रेशन है। संविधान के खातिर शर्म करिए। हार स्वीकार कर ली है। नौजवानों ने आपके खिलाफ वोट किया है, उनके वोट का सम्मान करिए। अब ये चुनाव तो आते जाते रहते हैं। जो नौजवानों को पैसे लेके योग्यता के आधार पर नहीं, धन के आधार पर नौकरी देते थे, वही कह रहे हैं। आप झगड़ा मत करो। ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। भाजपा कह रही है कि हार स्वीकार कर ली है,
इसीलिए अभी से भूमिका बन रही है। तो सपा कह रही है कि वोट सरकार के खिलाफ पड़ चुका है, चोरी हो रही है और एग्जिट पोल से इसीलिए माहौल इस तरह बनाया जा रहा है कि हाँ भाजपा जीत रही है। एमएच खान साहब इस बीच कुछ कहना चाह रहे थे। जी एमएच खान जी। मैं कह रहा हूं कि वोट पड़ गया है। हाँ। अब ये सब गिनवाने से कोई फायदा तो है नहीं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब जान रहा है कि महंगाई चरम सीमा पर चली गई, ये सब जान रहा है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। अब देखिएगा ना 12 तारीख के बाद पेट्रोल डीजल 125 130 पर जाएगा और सिलेंडर जो है वो 900 से बढ़ करके 1100 से बढ़ करके 1500-1600 जाएगा। तो ये तो जनता देखेगी, ऐसा नहीं देखेगी। भाजपा की तरफ से आप जो बातें जो मुद्दे उठा रहे हैं ना, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे बड़े मुद्दे 2019 2017 में भी उठाए गए थे, तब भी जनता ने भाजपा का साथ दिया था, इसीलिए वो आशान्वित है कि अब भी जो है विकास के नाम पर वोट होगा, जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट होगा। देखिए मैं जनता की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो आप देखिएगा, आप खुद ही डिबेट करेंगे कैसे इतना दाम बढ़ गया। जबकि आज देखिए पेट्रोल डॉलर डीजल तक बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, लेकिन कंपनियां नहीं बढ़ा रही हैं दाम। ये कहते हैं कि जब आप सवाल पूछती थी इनसे कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये कहते थे कंपनियां हमारे हाथ में नहीं है। आज कंपनियां कैसे इनके हाथ में है, कैसे कंपनियां दाम नहीं बढ़ा रही हैं, क्यों नहीं बढ़ा रही हैं, ये सवाल सबके दिमाग में गूंज रहा है और सबको पता है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग तो मुझसे कह रहे थे कि भाई मैं 10 तारीख को ही पेट्रोल डीजल अपना भरवा लूंगा, कुछ टैंक में रख लूंगा। अरे कितना दिन चलाओगे भाई, भरवा लोगे तो। लेकिन ये बढ़ेगा दाम बहुत तेजी से, आप देखिएगा, और इससे चरम सीमा पर महंगाई जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी और खाद्यान्न की कीमत और बढ़ेगी। चलिए संजय चौधरी जी, एक बड़ी विभत्स तस्वीर बसपा की तरफ से सामने रख दी गई है कि आने वाले समय में अब क्या क्या होने जा रहा है, इसे किस तरह देख रहे हैं आप? वैसे तो वोट पड़ चुका है, ये सारी बातें चुनावी मंचों से कही जा चुकी हैं, लेकिन आज इस मौके पर बीएसपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद तस्वीर और खराब होने जा रही है, महंगाई चरम पर होगी, पेट्रोल डीजल बढ़ जाएगा। देखिए, जनता को जब अपने नेतृत्व की ईमानदारी पर और उसकी बता दीजिए नहीं बढ़ेगा होता है, बता दीजिए नहीं बढ़ेगा पेट्रोल डीजल का दाम, चुनती है। नहीं बता दीजिए नहीं बढ़ेगा, हम मान लेंगे। आप बता दीजिए पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ेगा, जनता रसोई का दाम नहीं बढ़ेगा, बता दीजिए और दौलत जनता से बड़ा सवाल उठाया है आपने, जवाब तो सुन लीजिए उनका। अगर नेतृत्व पर विश्वास है तो जनता उसे चुनती है। आप बताइए ना, दलित की बेटी के नाम पर आके दौलत की बेटी बन जाने के कारण हम तो काला धन लोगों के पास से निकाल रहे थे। जनता को नेतृत्व पर विश्वास है और इसी ईमानदारी के आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। आप अगर लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो जनता के निर्णय के आगे सिर झुकाइए, और अगर आप में लोकतंत्र नहीं है तो जो चाहे सो कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि समाजवादी एमएच खान जी, संजय चौधरी जी, ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप दोनों। दीपक मिश्रा जी, आप दोनों शांत हो जाइए। दीपक मिश्रा जी, देखिए आपने एग्जिट पोल पर सवाल उठा दिया, पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा दिया, और सपा की तरफ से यह भी कहा गया कि भाई वोटों की चोरी हो सकती है, हो रही है, लेकिन एक बार कुछ अंदरूनी कारण को, वो कहते हैं ना कि इंट्रोस्पेक्शन भी एक बहुत अच्छी चीज होती है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे आप हो, या कोई भी दल हो। अभी 2 दिन है रिजल्ट आने में, एग्जिट पोल जो है वो हर तरफ है, लेकिन एक आत्ममंथन की भी स्थिति होती है। आपको लगता है कि प्रसपा, शिवपाल यादव जिनके पास एक संगठनात्मक ताकत है, वो संगठन के एक बहुत बड़े बाजीगर कहे जाते हैं, तो आपका और सपा का मेलजोल यदि पहले हो जाता तो सपा और मजबूती से चुनाव लड़ती और मजबूत स्थिति में रहती? देखिए, सपा या समाजवादी गठबंधन ऑलरेडी मजबूत स्थिति में है, और स्पष्ट है कि जब जब भी समाजवादी बिखरे हैं, चाहे लोहिया जयप्रकाश का दौर हो, चाहे लिमय लोक बंधु का दौर हो, हारे हैं, हम बिखरे थे, हम हारे हैं, हम एक हुए हैं तो 2 गणित जीत हासिल किए हैं, यही इतिहास है। और उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास यह है कि बहुमत से जो सरकार बनती है दोबारा बहुमत से जाती है। जनता ने, भारतीय जनता ने यह तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। वैसे जैसे कि माँ तावे पे रोटी पलट देती है, वैसे ये जनता, भारत माता पलट देगी इनकी सरकार को। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम भारतीय जनता हुआ है, क्योंकि भाजपा की सरकार ने भारतीय जनता को जितना दुख देना था, दंभ में, अहंकार में, बहुमत के अहंकार में, उतना दिया है कि उसके लिए शब्द नहीं है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 1815 रुपए कर्ज बढ़े हैं। कहां तो तय था चिरागा हरे घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए, और ऊपर से ये उत्सव मनाते रहे। हर बार उत्सव मना के उन्होंने भारत मां के आंसुओं को और गाढ़ा किया है। संजय चौधरी जी, जवाब
जवाब दीजिए इन तमाम पलट आरोपों कर का, देगी। जवाब दीजिए तमाम आरोपों का। 5 आप लाख इवेंट करते हैं, 5 उत्सव लाख मनाते हैं, 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज है जमीन उत्तर से दूर प्रदेश है, पर। आम आदमी की दुखती रग से दूर है, उसको और परेशानी में डालने का और काम ये किया है। इन्हीं का बजट बता रहा है मान्यवर, ये हमारे दफ्तर का आंकड़ा नहीं देखिए, है। मुझे तो लगता है कि जो लोग सफाई के गांव में हीरोइनों का दीदार किया करते थे, आज वो उत्सव मनाने की बात करते हैं। जो लोग विकास की बात करते थे और हवाई अड्डा बनाने की बात आती थी तो अपने घर सफाई में बनाते थे। कर्ज बढ़ा है, जिनको विकास के नाम पर केवल और केवल अपना घर दिखाई देता था, वो जनता के दर्द की बात करते हैं। और मुझे लगता है कि जो लोहिया गैर कांग्रेसवाद के लड़ते थे, उस लोहिया के अनुयायी आज गैर कांग्रेसवाद की बात छोड़कर गैर भाजपावाद की बात करते हैं। यही परिवर्तन है उत्तर प्रदेश में, जिसमें राजनीति से दूर राजनीति के अनुयायी हो गए और पिता अपने जो पुत्र है अपने पिता का शत्रु हो गया। ठीक है, आरोपों की झड़ी आप सब लोगों ने लगा दी और सबसे बड़ा आरोप यही व्यवस्था पर आने लग गया कि ईवीएम जो है, वोट जो है वो चोरी हो सकते हैं, एग्जिट पोल पेड है, भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बड़ा आरोप आज लगाया गया और उसे लेकर जबरदस्त सियासत अभी से शुरू हो गई। नतीजे आने में 2 दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के जो रुझान है वो उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को बढ़त और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन 2017 से और बेहतर बता रहे हैं। अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। महाबहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।